जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंतर्गत जो कि डीसी जनरेटर से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और आज की डेट में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से डीसी जनरेटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं, यदि वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इस चैप्टर से क्वेश्चनों को देख कर जाइए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी ऑप्शन ओम के नियम पर, सी ऑप्शन लेंज के नियम पर, डी ऑप्शन किरचॉफ के नियम पर। तो आप सभी को मालूम होगा दिष्ट धारा जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है। देखिए, जब किसी परिपथबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वो एक विद्युत वाहक बल पैदा करता है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में ईएमएफ बोला जाता है। और ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है, ये विद्युत वाहक बल पैदा होता है इसमें। तो यही जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत चुंबकीय बल की आवृत्ति निर्भर करती है। ए ऑप्शन गति पर, बी ऑप्शन ध्रुवों की संख्या पर, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पिछले साल मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एफ बराबर आपका होता है एन एस बराबर एन एस पी अपान होता है 120। क्या होता है, एफ बराबर एन एस पी अपान 120 होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है इसको हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति। यहाँ पर आपको पी देखने को मिला है, मतलब कि पोलों की संख्या या ध्रुवों की संख्या आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो एनएस है ये आपको जो देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है गति। तो ये क्या करती है, आवृत्ति और ध्रुवों की संख्या दोनों पे निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सॉरी ए मैंने लिख दिया, यहाँ पर जो आपका सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर में दिग परिवर्तक का एकमात्र कार्य है। ए ऑप्शन निर्गत वोल्टेज में वृद्धि करना, बी ऑप्शन ब्रशों की चिंगारी में कमी करना, सी ऑप्शन निर्गत होना, और डी ऑप्शन देंगे प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर यदि क्वेश्चन के अनुसार आप चलेंगे तो इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र कार्य क्या होता है। केवल एक कार्य को पूछा जा रहा है, वैसे तो इसका बहुत सारा कार्य होता है, लेकिन आप इसमें कहेंगे कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें दिक् परिवर्तक का एक कार्य मात्र होता है, वो होता है प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। इसको आप कह सकते हैं कि इसका एकमात्र कार्य होता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज भारित दिशा में खाली स्थान, यहाँ पर आगे खाली स्थान है, इसमें आगे क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि थोड़ा सा बढ़ता है, बी ऑप्शन तेजी से बढ़ता है, सी ऑप्शन सदैव समान रहता है, और डी ऑप्शन देखिए थोड़ा सा घटता है। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल होता है, जो विद्युत वाहक बल जिसको शॉर्ट में हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, एन एन फाई आपका हो जाता है जेड पी अपान हो जाता है 68, एन फाई जेड पी अपान क्या होता है 60 ए हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ईएमएफ होता है ये क्या होता है, ये फाई के क्या होता है साथियों, यहाँ पर हो जाता है प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब कि आपका ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाता है फाई।
तो एफ आई प्रोपोर्शनल टू आपका आई हो जाएगा, तो इसलिए आई प्रोपोर्शनल टू भार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डीसी जो शंट जनरेटर होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज भार के साथ क्या होता है, हमेशा समान रहता है। लेकिन भार का मान यदि थोड़ा सा भी बढ़ता है या भार का मान या बढ़ाने पर थोड़ा सा भी ये घट जाता है, तो इसका मुख्य कारण होता है साथियों आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दृष्टि धारा जनित्र में क्रांतिक प्रतिरोध किसके प्रतिरोध से संबंध रखती है? ए ऑप्शन ब्रश, बी ऑप्शन क्षेत्र, सी ऑप्शन आर्मेचर, डी ऑप्शन भार। देखिए साथियों, दृष्टि धारा जनित्र में क्रांतिक जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्र प्रतिरोध से संबंध रखती है। क्षेत्र प्रतिरोध मतलब क्या? फील्ड रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो क्षेत्र प्रतिरोध का जो मान होता है वो हमेशा क्षेत्र वाइंडिंग के क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होता है, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्रांतिक प्रतिरोध किसके प्रतिरोध से संबंध रखता है, तो क्षेत्र प्रतिरोध से ये आपका यहाँ पर संबंध रखता है। और क्षेत्र प्रतिरोध जो होता है साथियों, ये क्या होता है, वाइंडिंग जो होता है इसके वाइंडिंग क्रांतिक प्रतिरोध से कम होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी चरित्र की आवृत्ति क्या होगी जब उसके पोलों की संख्या 8 तथा उसकी गति 750 आरपीएम होगी? तो ये सवाल है और यहाँ पर सवाल में काफी इजी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें पोलों की संख्या कितना दिया गया, तो 8 दिया गया। देखिए पी बराबर किया दे दिया गया, 8 दे दिया गया और आगे यहाँ पर 750 आरपीएम दिया गया है। तो ये किसका मान दिया गया, तो एन का मान दिया गया। कितना दिया गया, 750 दिया गया। अब इसमें हमसे पूछा क्या रहा है, तो जनित्र की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से इंडिकेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको एफ से। तो फ्रीक्वेंसी का मान हमको निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया, एफ बराबर क्या होता है, एनपी अपान 120 होता है। किसमें, ये आपका हर्ट्ज में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एन का मान रखिए, एन का मान इसमें कितना दिया गया, 750 दिया गया। तो 750 हम लिख लेंगे और गुणे यहाँ पर पी कर देंगे। पी का मान कितना दिया गया, तो 8 दिया गया है। तो यहाँ पर पी का मान आप 8 रख लीजिए और बटे में कितना यहाँ पर है, 120 होगा। तो यहाँ पर आप 120 लिख लीजिए। जो यहाँ पर आप सॉल्व इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक दृष्टि जनित्र की क्षमता 2 किलोवाट 200 वोल्ट है, यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है? 4000 एम्पियर, यहाँ पर 100 दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया और यहाँ पर दिया गया 4A। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं साथियों, क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको समझने का यहाँ पर आपको प्रयास करना है। इसमें जो भी यहाँ पर दिया गया बिल्कुल क्रम से दे दिया गया, जैसे कि क्षमता यहाँ पर दिया गया। तो इसमें जो क्षमता दे दिया गई, इसमें 2 किलोवाट दिया गया। तो सबसे पहले आप 2 किलोवाट पे यहाँ पर दिया गया, तो इसको आप क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको पहले हटाना पड़ेगा किलोवाट को। तो आप इसमें देखिए किलोवाट दिया गया, तो आपको 2 गुणे क्या कर दे रहा है, 2 गुणे आप 1000 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1000 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर विभव कितना दे दिया गया, 200 वोल्ट दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसको 200 वोल्ट लिख लीजिए। 200 वोल्ट, ठीक है, कितना हो गया, 200 वोल्ट। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे और इसमें धारा का आपका मान ज्ञात करने के लिए तो आई बराबर आप लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क, और इस तरह आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। जो इसका सूत्र होता है पी बराबर भी आई होता है। क्या होता है, पावर बराबर इसमें जो हो जाता है वोल्टेज गुणे एम्पियर हो जाता है। तो इसमें देखिए भी का मान कितना दे दिया गया है, तो V का मान अभी आपको ऊपर मैंने आपको बताया, जो कि इसमें 2 यहाँ पर किलोवाट दिया गया था, तो 2 गुणे कीजिए और यहाँ पर आपका 1000, 2 गुणे 1000 आप करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका जो पावर का मान है और यहाँ पर जो I का मान है, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो P का मान हमको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, P का मान हमको मालूम है और V का मान मालूम है, I का मान हमको मालूम नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणे 1000। तो आप यहाँ पर आप 2 ये आपका हो जाएगा, तो 200 गुणे आपका आई हो जाएगा। तो अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका 10 एम्पियर हो जाएगा। आई का मान कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए
सॉरी सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का दिष्ट जनित्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन श्रेणी जनित्र का, बी ऑप्शन शंट जनित्र का, सी ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का, डी ऑप्शन डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है, सबको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और इसका जो यहाँ पर लैब कुंडल होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। जिसमें यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से वह मोटर बताइए जिसकी गति निर्भार पर अधिकतम होती है। ए ऑप्शन, निर्भार का मतलब क्या, बिना भार पे अधिकतम होती है। तो सबको मालूम है कि जो श्रेणी जनरेटर जो श्रेणी मोटर होता है वो क्या होता है, ये काफ़ी जो होता है हाई स्पीड पे चलता है, बिना भार पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन-सा डीसी मशीन का एक अंग नहीं है? जैसे कि स्टेबलाइजर दिया गया, स्टेटर दिया गया, कम्यूटेटर दिया गया, आर्मेचर कोर दिया गया। तो सबको मालूम है, जो डीसी मशीन होता है उसमें स्टेटर का ये भाग है, ये कम्यूटेटर जो है ये भी इसका भाग है, और यहाँ पर जो आर्मेचर कोर दिया गया ये भी भाग है। तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजर दिया गया ये क्या, इसका भाग नहीं है, क्या है, इसका अंग नहीं है। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइजर का कार्य होता है कि एक वोल्टेज क्या है, ये एक सबसे पहले आप जान लीजिए, ये भी जो क्या है, एक वोल्टेज नियंत्रक युक्ति होता है जो किसी भी मशीन के स्थिर अंगों में समुच्चय को, जैसे कि स्टेटर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पर स्टेटर दिया गया, कैपेसिटर और आर्मेचर इसका भाग है, लेकिन जो यहाँ पर स्टेबलाइजर है इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।